बिग बैंग। हर चीज़ की शुरुआत जिससे हुई वो है बिग बैंग। बिग बैंग जिसने एक सेकंड के करोड़वें हिस्से में यूनिवर्स को जन्म दिया, जो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। 20वीं सदी के आने तक बहुत से साइंटिस्ट का यह मानना था कि ये यूनिवर्स अमर है और इसका कोई अंत नहीं। लेकिन ये सिर्फ तब तक ही था जब तक आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दुनिया के सामने नहीं आई। इस थ्योरी में ग्रेविटी और टाइम को अच्छे से समझने का दम था। इसके बाद एडविन हबल ने यह खोज किया कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती जा रही है, जिसका कारण वो खुद भी नहीं जानते थे। और इस तरह दुनिया के सामने ये नई बात सामने आई। 1964 में तकनीकी खराबी या कहे तो गलती से कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज हुई। इस खोज के बाद हमने ये जाना कि यह यूनिवर्स आखिर कितना पुराना है, और इस कॉस्मिक रेडिएशन से ये थ्योरी साबित हुई कि यह यूनिवर्स का जन्म बिग बैंग से ही हुआ है। और इस पावरफुल थ्योरी को सभी साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद टेक्नोलॉजी में कई इम्प्रूवमेंट्स के बाद हबल टेलीस्कोप का निर्माण किया गया, और इस हबल टेलीस्कोप के कारण कॉस्मिक स्ट्रक्चर और बिग बैंग को और समझने में मदद मिली। हाल ही में कुछ सालों पहले ये ऑब्जर्व किया गया कि यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, वो भी तेज़ी से। लेकिन ये बिग बैंग आखिर काम कैसे करता है, और आखिर कैसे कुछ नहीं से सब कुछ कैसे बना। चलिए जानते हैं कि हम इंसान अब तक यूनिवर्स को कितना समझ पाए हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल के लिए हम बिग बैंग के शुरुआती समय को नज़रअंदाज करते हैं। सबसे पहले बिग बैंग ये किसी धमाके से वजूद में नहीं आया, बल्कि ये सभी स्पेस है, सभी जगहों से तनाव के कारण बढ़ता हुआ बस एम्प्टी स्पेस है। यूनिवर्स की शुरुआत बहुत 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 ही छोटे और तेज़ी से एक्सपांड होता गया, जो कि एक फुटबॉल के साइज़ का होगा। यूनिवर्स किसी में एक्सपांड नहीं हो रहा, बल्कि ये एम्प्टी स्पेस ही अपने आप में ही एक्सपांड हो रही है। यहाँ तक कि इसकी कोई सीमाएं नहीं है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि फ़िलहाल यूनिवर्स के बाहर कुछ नहीं है। यूनिवर्स बस वही है जिसके अंदर कुछ हो, जैसे टाइम, पार्टिकल्स और बहुत कुछ। यूनिवर्स में इस घने और गर्म वातावरण में किसी तरह एनर्जी का जन्म होता है। अब हम ये तो जानते हैं कि एनर्जी को बनाया और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ये बस अपना फॉर्म चेंज कर सकती है। तो ऐसा समझ लो कि ये किसी फॉर्मेशन से वजूद में आई होगी, या समय के आने से पार्टिकल्स में कुछ बदलाव के कारण ऐसा हुआ होगा। इसकी वजह से सबसे पहले ग्लूऑन्स का निर्माण हुआ, और वो आपस में मिलकर क्वार्क्स में बदल गए। फिर क्वार्क्स आपस में मिलकर डिस्ट्रॉय होने लगे, जिनसे और ग्लूऑन्स का निर्माण हुआ। इसी तरह ग्लूऑन्स फिर से आपस में मिलकर क्वार्क्स में बदलने लगे, और ये क्वार्क्स आपस में डिस्ट्रॉय होकर पहले से ज़्यादा ग्लूऑन्स को क्रिएट करने लगे। इन शॉर्ट, ये एक फॉर्मेशन और डिस्ट्रॉय साइकिल बन गया, जिनसे और एनर्जी बनने लगी। थ्योरेटिकली मैटर और एनर्जी समान नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली किसी गर्म तापमान में ये दोनों को एक ही माना जा सकता है। तो इस तरह समय के उतार चढ़ाव और वातावरण को ध्यान में रखते हुए मैटर का प्रभाव एंटी मैटर के मुकाबले ज़्यादा पड़ने लगा। इसीलिए आज के यूनिवर्स में सभी जगह मैटर ही मौजूद है, और यहाँ एंटी मैटर ना के बराबर है। किसी तरह 1 अरब एंटी मैटर पार्टिकल के लिए 1 अरब और 1 मैटर पार्टिकल वजूद में आते हैं। इसके अलावा एक मैसिव अल्टीमेट फोर्स की बजाय यूनिवर्स में इसके कई वर्जन्स बने, जिसके अपने अपने रूल्स भी बने। फिलहाल के लिए हम ये जानते हैं कि यूनिवर्स कई अरब किलोमीटर तक एक्सपांड हो चुका है, जिसकी वजह
टेम्परेचर यानी तापमान भी नीचे चला गया। इसके बाद एक बार फिर क्वार्क साइकिल का जन्म होता है और वो फिर से एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है और फिर अचानक से रुक जाता है। अब हम वो देखेंगे जो हमारे पास है, यानी क्वार्क्स। अब क्वार्क्स नए पार्टिकल को जन्म देता है, जैसे हैड्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। यहाँ पर क्वार्क्स के कई कॉम्बिनेशंस है। उनमें से है हैड्रॉन, लेकिन हैड्रॉन का नेचर अनस्टेबल होता है, इसीलिए ये ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाते। और ये वो समय है जहाँ बस एक सेकेंड में इतना सब कुछ हुआ है। अब यूनिवर्स कई अरब खरब किलोमीटर्स तक फैल चुका है। अब इतने फैलाव के कारण तापमान भी गिर चुका है और ये तापमान इतना सक्षम है जहाँ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में बदलने लगेंगे और इसी तरह जन्म होगा फर्स्ट एटम का, यानी हाइड्रोजन का। अब इमेजिन करो कि उस समय तापमान कितना ज़्यादा होगा जितना कि सूरज के सरफेस पे होता है, यही करीब 10 अरब डिग्री सेल्सियस। और यहाँ एनर्जी के अनगिनत पार्टिकल्स भी बहुत तेज़ी से बनते रहते हैं। फिर कुछ मिनट्स बाद ये सब ठंडा होकर नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे और ये बहुत तेज़ी के साथ होगा। यहाँ सब स्टेबल रखने के लिए हाइड्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की मदद से एटम्स बनते रहेंगे। इसे हम डार्क एज से भी समझ सकते हैं, जहाँ अब तक कोई स्टार का जन्म नहीं हुआ है। अब कुछ लाखों साल बाद हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा और ये आपस में जुड़ने लगेंगे, जिससे ग्रेविटी का निर्माण होगा। और इसी तरह ग्रेविटी और प्रेशर के कारण ये आपस में जुड़कर बड़े बड़े गैलेक्सीज में बदलने लगेंगे। इन गैलेक्सीज में रेडिएशन के कारण हाइड्रोजन स्टेबल नहीं रह पाएगा और हाइड्रोजन गैस इसमें डिसॉल्व होकर प्लाज्मा में बदल जाएगा। और अब ये एक ऐसा क्रिएशन है जिसमें से विजिबल लाइट भी पास होगी। अब लाइट भी वजूद में आ चुकी है। लेकिन अब ऐसा क्या है जिस बारे में हमने अब तक बात नहीं की? यूनिवर्स की शुरुआत में आखिर क्या हुआ? ये हिस्सा बिग बैंग को दर्शाता है और हम अब तक नहीं जानते कि यहाँ क्या हुआ है। इस पॉइंट पर समय का कोई अस्तित्व नहीं है और यहाँ समय का बस अभी अभी जन्म हुआ है, जो टाइम के लॉज को दर्शाता है। इसे समझने के लिए हमें किसी थ्योरी का सहारा लेना पड़ेगा और वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन की द वर्ल्ड फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी की मदद से हम क्वांटम मैकेनिक्स और टाइम के रिलेटिव नेचर को आसानी से समझ पाएंगे और इस पर साइंटिस्ट आज तक भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये यूनिवर्स हमें कई सवालों के जवाब ढूंढने पर मजबूर करता रहेगा, जैसे इस यूनिवर्स के पहले सच में क्या था? क्या ये पहली बार है या ऐसा पहले हजारों, लाखों या करोड़ों बार हो चुका है? आखिर ऐसा क्या है जिसने बिग बैंग को शुरू किया? यह हो सकता है कि ये एक ऐसे लॉ की मदद से हुआ हो जिसे हम इंसान अब तक नहीं खोज पाए हैं। हम नहीं जानते और न ही कभी जान पाएंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि यूनिवर्स की शुरुआत यही से हुई थी, जिसने जन्म दिया पार्टिकल्स, गैलेक्सीज, पृथ्वी और हमें। अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस बना सके। देखते रहिए ब्रेनिलिया।